बजट सेंट्रल से मिलियन पास होते हैं। 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती है। वो करोड़ औरतों को हमने ये दे दिया, औरतों को हमने वो दे दिया, औरतों को हमने ये दिला दिया। जब हमारी औरतों की टीम जाके वहां सर्च करती है तो बोलते हैं कि बजट में 100 करोड़ बता रहे हैं कि ये एरिया के औरतों को 100 करोड़ दिया है, यानी गरीबों को, औरतें नहीं बल्कि सारी इंसानियत को। और उनको हमने ये बनाने के लिए जब हम जाके वहां पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारी तो कोई झोपड़पट्टी नहीं हटी, सिर्फ टीवी के स्क्रीन के ऊपर बता रहा है कि हमने उनको घर दे दिए। एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी चीजें देखा। तो फिर हमारे जो टीम है उसने फैसला किया कि स्ट्रांग हमको स्टेप लेना है और हमको जो है एक पार्टी, नेशनल पार्टी बनाना है और नेशनल वाइज कंटेस्ट करना है। ये 33% वो बिल क्या पास करती है, हम खुद सेलेक्ट होके जाके बैठ जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जाहिर से बात है 33 क्या 50 भी बैठ सकते हैं, 50 क्या 60 भी बैठ सकते हैं, क्योंकि भारत में 64 करोड़ वुमेन्स हैं। तो 64 करोड़ वुमेन्स होते हुए भी उनको 33% बिल नहीं मिलना क्यों? वहां पर के आज भी वो फीलिंग 70 साल होने के बाद भी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को बराबरी है, मर्द को औरत को सबको बराबरी है, मगर आने के बाद भी मगर औरत को देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वो वहीं पे दबी पड़ी है। अगर कोई एमएलए बन भी जाती है किसी से टिकट लेके, उसको उसी की बात मानना पड़ता है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है, और उसको उसी की बात। तो इसलिए हमने खुद वोन पार्टी बनाया है और इंशाअल्लाह पूरे इंडिया में कंटेस्ट करेंगे और 4200 सीट्स पे कंटेस्ट करेंगे। इंशाअल्लाह देखते हैं 33% क्या, मुझे लगता है 19 में हम 40% खुद जाके बैठेंगे इंशाअल्लाह। कुछ मसले हैं जो पैसों से हल नहीं होते। सब लोग मुझे कहेंगे तुम बिजनेस वुमेन हो, बिजनेस वुमेन है तो आपको तो बिजनेस करके खामोश रहना चाहिए और ये पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत है। बहुत सारे हमारे मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स से ही हल हो सकते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ही उसको चेंज कर सकते हैं, बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर से हम कितना भी खर्च कर लो वो चेंजेस नहीं हो सकते। आपने जैसे कि अभी मतलब आजादी के 70 साल भी बीत गए, लेकिन अभी अगर हम नजर डालें पूरी हिस्ट्री पे तो शायद हमें कोई एक आध मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मिलेंगी। जी। हमको पूरी मतलब 70 साल में 16 जो है चीफ मिनिस्टर्स हैं जो लेडीज हैं, जबकि 29 स्टेट्स है हमारे पास। 29 स्टेट्स में इन पूरे 70 साल में हमारे पास खाली 16 चीफ मिनिस्टर हैं। हाल ही में शशिकला से के बगैर 3 चीफ मिनिस्टर है हमारे पास। वसुंधरा राजे है, महबूबा मुफ्ती है और ममता बनर्जी है हमारे पास। तो ये आपकी बात से मैं इसलिए बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब हमको इक़्तिदार में आके ही जो मसले हैं उनको जड़ से उखाड़ना है। लोग डरते भी हैं कि औरत कैसे सियासत संभाल सकती है, और औरत को क्या सियासत संभालने आता है? तो औरत घर भी संभाल सकती है, तालीम भी संभाल सकती है, स्कूल भी संभाल सकती है, सियासत भी संभाल सकती है। और दूसरी बात भी मैं बताऊं, जब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इस तरह उन्होंने संभाला देश को। और जयललिता तमिलनाडु में थे तो उन्होंने जब तक सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनके मौत तक कोई और चीफ मिनिस्टर नहीं बना। तो इसका मतलब औरत इतने अच्छे से संभाल सकती है। जैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी है तो वो भी इस तरह संभालती है कि अब कोई मेरे ख्याल से दूसरे आना बड़ा मुश्किल की बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो औरत जिस काम को संभालती है वो सारे चीजों को देखकर संभाल सकती है, क्योंकि औरत के बगैर हर चीज बिखर जाती है, चाहे वो घर क्यों ना हो, चाहे ऑफिस क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज, उसके अंदर संभालने की सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है। हमको दुनिया को यही बताना है कि औरत भी सब कुछ चला सकती है। जी मैम, तो आपकी जो पार्टी है MEP महिला एम्पावरमेंट पार्टी जो हाल ही में लॉन्च हुई है, तो उसके लिए आपके पास क्या शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स है? आपको अपने गोल्स अचीव करने में आपका रोड मैप है, कुछ बताएंगे सर? जी, अचीव करने के लिए देखो पार्टी तो नई है मगर ग्रुप 20 साल पुराना है जो इस पे काम करता है और रोड मैप भी तैयार है। अभी एट प्रेजेंट कर्नाटक में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कर्नाटक में जो है हमारा इलेक्शन कंटेस्ट होगा और इंशाअल्लाह जो है मैं 224 सीट्स पे भी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ और कैंडिडेट भी मुख्तलिफ जगहों से सिलेक्ट हुए हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन के सामने उनको अनाउंस भी किया जाएगा। और इंशाअल्लाह जो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर लोग मुझे जिताएंगे, और हमारा एक बेहतरीन मैनिफेस्टो भी जो है इंशाअल्लाह लॉन्च होने वाला है। अगर सरकार MEP की बन गई
तो इंशाअल्लाह जो 70 साल में जो नहीं हुए वो चेंजेस मैं 5 साल में करके बताती हूँ, क्योंकि जो बजट ही वो मुझे पता है, अगर जो बजट होता है उसमें से अगर 30% भी लोगों पे सही से खर्च कर दे तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं रहेगी। क्योंकि कर्नाटक में बिजली का प्रॉब्लम है, आज भी पानी का प्रॉब्लम आज भी है। यहाँ तक कि मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहां स्कूल में बच्चों को बाथरूम नहीं है, पीने पानी नहीं है, छत टूट गया है, उसमें बारिश आ गई तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम। ये काम सब सरकार के होते ही, जो बजट होते ही वो मेन उन चीजों के ऊपर जो है रखना है। हमको क्या है, बड़े बड़े बुलेट ट्रेनों की जरूरत नहीं है, हमको बड़े बड़े बीजों की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की जरूरत नहीं है। हम आम लोगों को जो है सिर्फ खाने की जरूरत होती है, हमको अच्छे रास्तों की, रोडों की जरूरत होती है, हमको जो है पढ़ाई की जरूरत होती है। हमको यहाँ के किसान सुसाइड कर रहे हैं, हजारों के तादाद में हमारे किसान जो है बेंगलुरु में सुसाइड कर रहे हैं। उनके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, उनके लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है, उनके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कितने लोग आते हैं, कहते हैं इलेक्शन के वक्त में कि हम किसानों के लिए सब कुछ भी करेंगे, बाद में तो किसान इतने सुसाइड करके मर जाते हैं हजारों की तादाद में, मगर उन पर कोई भी तवज्जो नहीं देता है। तो मेरा ख्याल है कि एमईपी इंशाअल्लाह जब आएगी तो वो सबसे पहले मजबूर और गरीब तबकों पे फोकस करेगी कि उनको कैसा ऊपर उठाया जाए, उनको कैसे अच्छा रखा जाए, उनके लिए किस तरह के हम इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। जो गरीब है, जो ऑटो खरीदना है, जो टैक्सी खरीदना है, अगर गवर्नमेंट कुछ बजट इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए रखे तो उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। तो बहुत बजट बड़े बड़े होते हैं मगर काम जो है बहुत कम होते हैं। तो एक अच्छे इरादों से हम ये काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद भी है कि अल्लाह की जात से इंशाअल्लाह हम विन करेंगे। जी मैम, इंशाल्लाह। तो आपने अभी सियासत में कदम रखा है, तो आप सियासत में किसी को अपना आइडल मानते हैं? जैसे कि आपके इरादे तो बहुत नेक है, मतलब पता चल रहा है कि आप मतलब ये खाली बातों में नहीं, होने भी वाला होगा इंशाल्लाह। तो आपका कोई आइडल है सियासत में जिनके आप मतलब जिनको आप मानती हो कि हाँ मुझे ऐसे काम करना है? जी। और मेरा दूसरा सवाल कि आप जब इक्तिदार में आएंगी तो क्या आप किसी के साथ अलायंस है, मतलब आपका कि मैं इस पार्टी के साथ अलायंस करूंगी? जी, सबसे पहले तो मैंने अभी अलायंस का नहीं सोचा है, हम तो टोटल कंटेस्ट करने का सोच रहे हैं। अगर वैसा कभी हो भी गया तो हमारे टर्म्स कंडीशन पे जो पार्टी उतरेगी हम उससे अलायंस हो सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि जब हमारे कुछ बातें होते हैं, हमारे जो कुछ कानून होते हैं, हमारे जो चीजें होते हैं, अगर उस पर कोई बात के लिए अग्री हो जाए तो फिर हम उसके बाद हो सकते हैं। अभी ऐसा कुछ भी सोचा नहीं। जी मैम, तो आप महिला एम्पावरमेंट पार्टी यानी कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना, तो कुछ ऐसा आपने सोचा है कि जैसे कि ख्वातीन, अगर हम ख्वातीन की बात करें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिर इन पर्टिकुलर लोअर कास्ट हायर कास्ट उसमें भी प्रॉब्लम है, और हायर कास्ट की औरतें देखें और फिर उनमें भी प्रॉब्लम्स है। तो आप इस चीज को कैसे मतलब देखेंगी बाद में जब इक़्तिदार में आएंगी, तो कैसे आप इन सब मतलब ख्वातीन के मसाइल इकट्ठे लाएंगी? इसके लिए कुछ मंसूबा? हमारी पार्टी क्या है कि पार्टी का एजेंडा जो है महिला एम्पावरमेंट पार्टी है और उसका स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, और हम इंसानों के लिए इंसाफ लाना चाहते हैं भारत के अंदर। और अगर हमारे इसमें मर्दें भी अगर इख्तिदार में आ गए, मर्दें भी जीत गए, तो उनका पहला फोकस होगा औरतों की भलाई का काम करना। अगर उनके सफ में मर्दें औरतें हैं तो सबसे पहले वो औरतों पे ध्यान दें और उनके मसले को जो है वो क्लियर करें। और दूसरी बात आपने जो कहा कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं औरतों के जो रेंज भी हैं वो भी अलग अलग रेंज हैं, तो इंशाल्लाह उसी हिसाब से फैसला करेंगे कि उनको क्या क्या जरूरत होती है। जैसे थोड़े हाई रेंज के हैं वो लोगों के पास लीगल बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। कुछ औरतें ऐसे होते हैं कि वो बाहर बात जाएगी, शर्मिंदगी की वजह से वो अपने सारे जिंदगी के लिए वो अपने हुकूक खो जाते हैं। तो जब हमारा इख्तिदार आ जाएगा तो गवर्नमेंट ऐसा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगी जो औरतें घर में बैठे बैठे मोबाइल में लैपटॉप से वो कंप्लेंट कर सके। वो कंप्लेंट जैसा पहुंचे 24 आवर्स के अंदर जो है उसके पास एक लीगल लॉयर जाए और उसको बैठकर पर्सनल बात करे कि उसके क्या वाकया है। अगर वाकई में वो कंप्लेंट सही है तो तहकीक करके जो भी मुजरिम होगा उसके खिलाफ जो है केस दर्ज किया जाएगा और उसको जो है वो औरत को इंसाफ मिले। और उसी तरह से कोर्ट में, आज हमारी औरतें कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट में उनको कब इंसाफ मिलती है? एक आने के लिए हियरिंग 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है। काफी औरतें तो बूढ़ी हो चुकी हैं जो कंप्लेंट हिम्मत से दर्ज भी कर ली। तो इस तरह से हम लोग एक बहुत अच्छी तब्दीली लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मर्दों ने भी मुझसे सवाल किया है कि क्या ये पार्टी औरतों की है? मैंने
कहा कि नहीं, वो पार्टी वो मर्द की है जो अपनी बहन की इज्जत करता है, ये पार्टी हर वो मर्द बेटे की है जो अपने माँ की इज्जत करता है। तो इसमें कोई भी नहीं है, मर्द औरत, भारत का हर नागरिक इसमें शिरकत कर सकता है। क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ देखते हैं तो उसमें कोई मजहब नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम सबको एक ही इंसाफ है, हम सबको एक ही सजा है, हम सबको एक ही ये है, सारी चीजें हमारे लिए एक ही है भारत के अंदर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पीस है। मैं वो पीस को फिर से भारत में वापस लाना चाहती हूँ। और ये कम्युनल वायलेंस होते हैं हर जगह, हिंदू मुस्लिम, इस चीज को जो है भारत से मैं खत्म करना चाहती हूँ। हमारी दूसरी आवाज भी वो होगी कि पॉलिटिकल के नाम से इन चीजों को जो है दूर रखा जाए और ये बातें बोलकर जो है पॉलिटिक्स करके लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए किसी भी तरह से, क्योंकि चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम, हम भारत के नागरिक हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या कोई लिख के दे सकता है कि मुसलमान में बुरा इंसान नहीं है? मुसलमान में भी अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। क्या लिख के कोई दे सकता है कि हिंदू में अच्छे बुरे लोग नहीं है? तो हिंदू में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। मैंने हिंदूज में भी इतने अच्छे लोगों को देखा है जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे बात करते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं। उसमें भी बुरे लोग होते हैं, अपने लोगों में भी बुरे लोग होते हैं। कोई भी कम्युनिटी का बंदा आकर मुझे ये कह दे कि ये सारे लोग मैं स्टाम्प कर दूंगा कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसे लोग नहीं है। तो इसलिए कभी भी अगर टारगेट बनाते हैं तो जो मुजरिम है उसको टारगेट बनाना है। कभी भी कुछ बोलते हैं तो हमको चाहिए कि जो गुनाह किया उसके बारे में बोलना है। पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना ये बात बहुत ही गलत है, चाहे हिंदू भी क्यों ना हो। अगर कोई एक हिंदू ने गलत किया तो पूरी हिंदू कम्युनिटी ऐसी है बोलना है गलत है। कोई एक मुस्लिम गलत किया तो पूरे मुस्लिम ऐसे है बोलना गलत है। कोई भी कम्युनिटी हो, किसी भी कम्युनिटी को टारगेट बना के एक पूरी कम्युनिटी को बोल देना एक गुनाह की बात या गलत की बात, जबकि एक कम्युनिटी लाखों की करोड़ों की तादाद में होती है। एक इंसान गलत करता है तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर लेते हैं इंडिया में, और न्यूज में भी चलते रहते हैं उसकी बेजे। तो मुझे लगता है कि ये सब फजूल और बेकार है। 1 घंटा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई न्यूज में लड़ते हैं, क्या फायदा है, किसको फायदा है? जो छोटे बच्चे देख रहे हैं उनके अंदर कम्युनल वायलेंस पैदा हो रहा है, उनके अंदर जो भारत की मोहब्बत की गीत है वो दूर होती जा रही है। अच्छा ये लोग वो है, ये लोग है, ऐसा बच्चों के भी जहन में आ रहा है। तो हमको चाहिए कि उन बच्चों के जहन में ऐसे बातों को लाए, बेटा हम भारत में हैं, हम सबको मिलजुल के जीना है, हम सब एक है, हम सबके हुकूक है। हाँ, मजहब की जगह पे भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितनी अच्छी इजाजत दी है, और वैसा तो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ये नहीं कहते कि आप अपने मजहब पे आजादी से ऐलान करते हुए, प्रचार करते हुए आपको जीने का हक है, मगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हक है कि हम प्रचार करते हुए आजादी के साथ जी सकते हैं। कोई किसी पे भी मजहब पे जी ले तो उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको फुल्ली आजादी है, वो जैसा रहना चाहे रह ले। वो काले कपड़े पहन ले, वो पीले कपड़े पहन ले, वो हरे कपड़े पहन ले, वो कुछ बोल ले, वो कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, किसी को कुछ भी रोकने की ये नहीं है। फिर भी कुछ कम्युनिटीज डैमेज करने की कोशिश करते हैं दूसरे कम्युनिटीज को। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीजों को भी जो है अपनी पार्टी फुल्ली काम करेगी। जब औरतें सुधर जाएंगे ना तो ये चीजें चलेगी, क्योंकि एक माँ 4 बच्चों को बिठा के समझा देगी बेटा ये काम करना गलत है, तो मेरे ख्याल से भारत के काफी हिस्सों से ये चीजें खत्म होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब भारत में ऐसा कोई कहीं पे भी ऐसी आजादी नहीं है, ये बात सही है बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी जो हालात हो रहे हैं जैसे कि कम्युनलिज्म हर जगह पे चल रहा है, नफरत के आड़ में या मतलब मजहब की आड़ में सब जगह पे मतलब कम्युनलिज्म चल रहा है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खाली पेपर पे अब लिख के रह गया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, आप एक एमएलए को जाके पूछिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नहीं पता। एक एमपी से जाके सवाल करिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको कभी उसमें स्टडी ही नहीं किया, बस टिकट मिल गई, पैसे थे, खड़े हो गए, जीत गए, अब जिंदाबाद मुर्दाबाद, इतना ही है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बैठ के सुकून से स्टडी करेंगे तो इतना पीस है, इसमें किसी के राइट्स को भी डैमेज करने का किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। हालांकि उसके बावजूद भी लोग इसको भूल गए ही, और भूलते हुए लोग जो है कम्युनल बातें करना, नहीं हमारे ये रेट्स हैं, हम इतने परसेंट ही, हम उतने परसेंट ही, ये नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई 2% भी है, 1%, 0.1% भी है, तो जब भी पूरे इक्वल राइट्स है, और उसको और भी ज्यादा राइट्स है, जो माइनॉरिटी होते हैं उनके लिए और ज्यादा राइट्स है, उसके लिए बहुत अच्छे राइट्स है। तो इसलिए ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लोग इस तरह से होते हैं। आप
वो लोगों को सुधारेंगे कौन? लोग ही सुधार सकते हैं, लोग ही उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं। मगर वो क्या है, लड़कर धरने बैठ के झगड़ के नहीं, उनको सच्ची बातें बताकर, सच्चाइयां बताकर कि क्या है। अभी यहाँ से ऊपर बोलते हैं कि यहाँ राइट हो गया, वो राइट होता है पॉलिटिकल की वजह से, मगर लोगों को पता नहीं होता है, हाँ उसने मार दिया, चलो तुम भी मारना शुरू करो। तो ऐसे सारे चीजों को लोगों को समझाना चाहिए, पब्लिक मीटिंग्स लेना चाहिए, और हमारा वही पूरा प्रोग्राम बन रहा है कि हम ये सारे चीजों को दिलों से पहले रिमूव करें। बाद में हम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, पहले दिलों से तो निकालें उन चीजों को। जी जी मैडम, आपका जो आपकी पार्टी है महिला एम्पावरमेंट पार्टी, क्या ये महिला तक ही सीमित है, या मतलब ये जो किसान लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, दूसरे लोग हैं, उनके लिए भी ये लड़ेगी? कुछ आप इसके बारे में। महिलाओं का मतलब क्या था कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए महिला एम्पावरमेंट पार्टी कहा गया। तो ये पार्टी तो किसानों की भी है, हर वो किसान की आवाज बनेगी जिसके साथ मुश्किल हो रही है, जिसके साथ तकलीफ हो रही है, हर वो गरीब की आवाज बनेगी जिसका हुकूक मारा जा रहा है। ये पार्टी तो सबके लिए काम करेगी, और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी का मतलब कि हर इंसान के लिए इंसाफ लाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब है कि इन जनरल ये सबके लिए, इन पर्टिकुलर बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आपकी पार्टी का विजन और मिशन तो समझ आ गया आपकी बातों से। यहाँ पर मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि बहुत सारे लोग, नौजवान, खातिन आपको रोल मॉडल के तौर पे जाहिर सी बातें मानते हैं, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, जो आपके जैसा बनना चाहते हैं कि हाँ हम भी ऐसे काम करें, हम वहाँ उस पोजीशन पे पहुंचे? आपका उनके लिए, ख्वातीन और नौजवान के लिए क्या मैसेज आएगा? मैं ख्वातीन के लिए यही मैसेज देना चाहूंगी, जो भी महिलाएं या ख्वातीन मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिंदगी के हर मूड में, हर चीज में जो है वो कामयाब हो सकती हैं। और हमारे पार्टी का सिंबल भी डायमंड रखा गया है। तो डायमंड का मतलब ये होता है कि डायमंड में कुछ वेस आते हैं, कुछ रोशनी निकलती है। तो मैं समझती हूँ कि भारत की हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ किरणें हैं, कुछ ना कुछ रोशनियां हैं, कुछ ना कुछ वो कर पाती हैं। वो बड़ी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसके अलावा बिल्कुल पढ़ी लिखी भी ना हो। मैंने देखा है कि कई औरतें जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनके अंदर बेशक इतना बड़ा टैलेंट होता है कि एक बैरिस्टर बनकर भी उतना काम कोई नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहूंगी कि वो सब हिम्मत अफजाई के साथ आगे बढ़े और अपने हुकूक को जो है लेने की कोशिश करें, और वो भारत को अच्छा बनाने के लिए एक हिस्सेदार बन जाएं, और वो अपने बच्चों को भी जो है इस तरह के बातों की ट्रेनिंग दे, ताकि वो बच्चे भी जो है कि सुधर जाए। और मैं यूथ को भी, जो लोग जॉबलेस हैं और जो लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं, अभी हाल में लोगों के बिजनेस भी बहुत डाउन हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं ये दूंगी कि आप हिम्मत से जो है एक अच्छी जगह पर साथ देंगे तो अल्लाह भी साथ देगा और वो कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम बातचीत में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।